हाल चाल, कैसे हैं आप सब? अरे वो रेणुका जी के बारे में जानते हो क्या? अरे बड़ी अच्छी अमेजिंग आप ही की तरह एकदम जबरदस्त वाली पढ़ने वाली बच्ची है। एक्चुअली क्या है, उसके अंकल आ रखे हैं अभी ना, तो अंकल घर पे आए हुए हैं, श्रीकांत अंकल। अच्छा, श्रीकांत अंकल क्या है ना, वो है एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर। अब वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हैं, वो अलग अलग देशों में जाते हैं, अलग अलग वेजिटेशंस में जाते हैं, बहुत सारा फोटो क्लिक करते हैं। 5-6 बढ़िया बढ़िया फोटो खींच के लाए हैं वो, चलो दिखाएं आपको। बहुत ही बढ़िया फोटोज हैं यार, मजा आएगा। तो उससे पहले क्या करना है यार, उससे पहले आ जाना है आपके अपने प्यारे प्यारे प्लेटफॉर्म यानी कि पीडब्ल्यू पे। तो जल्दी से हमारी पीडब्ल्यू की जनता असेंबल हो जाओ यार मेरे अवेंजर्स, फटाफट से अवेंजर्स पार्टी असेंबल हो जाओ, तभी तो मजा नहीं लाइव आएगा। और आपके जो कमेंट्स है, इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स है, वो देख के दिल गार्डन गार्डन हो जाता है, क्योंकि आपके आंसर होते ही इतने धुआंधार धमाकेदार हैं कि क्या बोले बाबू मोशा, इतना मजा आ जाता है। चलिए आज बच्चे हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं। अरे ये तो मैंने बताया नहीं, इससे पहले उड़ गया। हाँ तो भाई हवा में उड़ता जाए हमारा ये वाला चैप्टर एनसीईआरटी का, ठीक है। तो पॉइंट इज वेरी सिंपल, आज हम बात करेंगे ह्यूमन एनवायरमेंट्स के बारे में, लोगों के इंटरेक्शंस के बारे में। इन शॉर्ट अगर हम बात करें दो अलग अलग टाइप के एरियाज के बारे में, यानी कि अमेज़न बेसिन और गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन, यानी यहाँ पे रहने वाले लोग, उनकी जिंदगी, उनके तौर तरीके, वो कैसे जीते हैं, कैसे चलते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या सोते हैं, क्या नाचते हैं, क्या डांस करते हैं, सारी की सारी बातें आपको मिलेंगी कहां, और सिर्फ आपके इस जबरदस्त वाली कहानी में, यानी आपके अपने कुणाल सर के साथ, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें हम लोग। तो बच्चा आज हम बात करेंगे रेणुका जी की। मैंने बताया ना, इनके अंकल आए हुए हैं, श्रीकांत अंकल, एक खतरनाक अंकल हैं, मतलब ये वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है, ठीक है। हम अमेज़न की बात करेंगे, लाइफ एंड अमेज़न की बात करेंगे, कुछ सवाल करेंगे, कुछ सवालात करेंगे, ठीक है। चलिए, तो मैंने कहा ना कि अंकल जो है एकदम बढ़िया फोटो वोटो खींच करके लेके आए हैं। आप भी देखिए, अंकल ने खतरनाक फोटो खींची है, और इतनी सारी फोटो खींच ली है कि समझ ही नहीं आ रहा है कि अंकल कौन कौन से कंट्रीज घूम के आ गए। अभी हम देखो, ये भाई ने एकदम रेड कलर का सूट पहन रखा है, सर पे पता नहीं कुछ लगा रखा है, ठीक है, बाल भी हो सकते हैं इसके। अंकल की एकदम खतरनाक बियर्ड पर रखी हुई है, एकदम डॉन बियर्डो का ऐड कर रहे हैं। उसके बाद आप देखोगे आंटीज के जो है, आंटी ये एकदम बढ़िया फैन वैन लेकर के जो है हमारे घूम रही हैं। ये हमारे कुछ नालायक बच्चे दिख रहे हैं, मतलब हमारे मस्त एकदम बढ़िया बढ़िया बच्चे हैं, शैतान दिख रहे हैं हालांकि बहुत ज्यादा, ठीक है। फिर अगर हम बात करें बच्चों, यहाँ पे ये भी बच्चे हैं, बहुत शैतान दिख रहे हैं। ये बच्ची तो खासकर बहुत शैतान दिख रही है, मेरे को लगता है होमवर्क बिल्कुल नहीं करती है। फिर अंकल को देखो, अंकल अलग ही लेवल में सीरियस हो रखे हैं, लगता है इन्होंने एकदम खतरनाक वाला कुछ एकदम कॉफी वॉफी पी ली है, उसके बाद ये अलग ही जोन में पहुंच गए, ठीक है। तो मतलब कुछ अलग अलग वैरायटी के लोग जो है यहाँ पे दिख रहे हैं। अब देखो रेणुका क्या है, आप ही के जैसे एक बच्ची है, और उसके मन में बहुत सारे इंक्विजिटिव क्वेश्चंस हैं। तो उसने अंकल श्रीकांत से पूछा कि श्रीकांत अंकल, इतने सारे लोग, इतने सारे अलग अलग कपड़े पहन के यहाँ पे क्या कर रहे हैं? तो श्रीकांत अंकल ने कहा कि बबुआ जस्ट चिल, कहने का मतलब बहुत सिंपल है कि जो अलग अलग लोग होते हैं बच्चे, अलग अलग एरियाज में रहने वाले वर्ल्ड के जो लोग होते हैं, उनके रहने का तौर तरीका भी काफी अलग होता है, ठीक है। चलिए, और इसी सिलसिले में उन्होंने फिर कहानी सुनाई यहाँ पे हमारी रेणुका जी को दो चीजों की। पहली कहानी है जिसको हम आज कवर करेंगे अमेज़न बेसिन के बारे में, और दूसरी कहानी है जिसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे अबाउट द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन, ठीक है। चलिए, तो बात की जाए तो बात कुछ ऐसी है कि देखिए, ट्रॉपिकल रीजन की बात करते हैं। देखिए ट्रॉपिकल रीजन की अगर हम बात करें, लेट्स टॉक अबाउट, इसको हम थोड़ा सा अपनी गंदी सी ड्राइंग में तुमको बना के दिखाता हूं, ठीक है। ये अर्थ होगी नहीं, लेकिन तुमको सपोज कर लेना कि ये अर्थ है, ठीक है। लेट अस सपोज, ठीक है, लेट अस सपोज दिस टू बी अर्थ। अब यहां पे हमारा इक्वेटर, 0 डिग्री वाला इक्वेटर है भैया। यहाँ पे अपना 23.5 डिग्री वाला नॉर्थ वाला ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। ये अपना इक्वेटर हुआ, ये अपना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हुआ, ठीक है। फिर और ऊपर जाओगे तो आपको 66.5 डिग्री पे आर्टिक एंटार्क्टिक सर्कल्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। और सेम तरीके से चीजें जो है हमारे नीचे भी चलती हैं, ठीक है। ये केप्रिकॉन बन जाएगा आपका 23.5 डिग्री साउथ हो जाएगा, तो ठीक है। फिर सिर्फ सिमिलरली यहाँ पे भी सेम होने वाला है बच्चों, 66.5 डिग्री साउथ, ये सदर्न हेमिस्फीयर है। तो बच्चे ये जो हमारा इक्वेटर है ना, 0 डिग्री वाला इक्वेटर, ये एक इमेजिनरी टर्म्स में अर्थ को दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। अब अगर आप देखेंगे बच्चे, जो इसके आसपास वाला रीजन है, यानी ये वाला रीजन जो है, मैं इसको एक काम करता हूँ, शेड कर देता हूँ थोड़ा सा ऐसे ऐसे करके, ठीक है। तो इक्वेटर के पास वाला जो रीजन है, ये कहलाता है आपका इक्वाटोरियल रीजन। कौन सा रीजन कहलाता है बेटा? आपका इक्वाटोरियल रीजन, ठीक है। तो ये कहलाता है आपका इक्वाटोरियल रीजन।
अब अगर आप इस इक्वेटोरियल रीजन की बात करें, इफ यू टॉक अबाउट दिस इक्वेटोरियल रीजन, तो बहुत सिंपल है यार, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही नॉर्मल है, ठीक है। कहने का मतलब है कि एक ऐसा रीजन है जहां पे सूरज मामू की जो रोशनी है वो सबसे ज्यादा डायरेक्ट पड़ती है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ कर्वेचर ऑफ द अर्थ। अगर आप अर्थ का शेप देखेंगे तो अर्थ पे हर एक जगह जो है सूरज की रोशनी अलग अलग अमाउंट्स में मिलती है, और सबसे ज्यादा जो रेज आपकी स्ट्रेट होती हैं वो या ट्रॉपिकल रीजन पे होती हैं या फिर आपके इक्वेटोरियल रीजन पे होती हैं। तो अगर आप देखें यहाँ पे, अगर मैं सूरज बनाऊं अपनी गंदी सी ड्राइंग में, बेटा ड्राइंग बहुत गंदी है मेरी, तो इसको लेट अस सपोज कर लेते हैं। लेट अस, जैसे मैथ्स में कुछ पता नहीं होता ना, तो लेट अस सपोज द क्वांटिटी टू बी एक्स, तो लेट अस सपोज दिस सन टू बी एक्स, यानी कि इसको हम एक सूरज मान लेते हैं। तो अगर आप देखोगे बेटा, तो सबसे ज्यादा जो डायरेक्ट रेज आपकी पड़ती है ना सन की, वो कहाँ पड़ती है? या तो ट्रॉपिकल रीजन्स में पड़ती हैं या तो फिर आपके इक्वेटोरियल रीजन्स में पड़ती हैं। और जितना आप इक्वेटर से दूर जाते हो ये रेज आपकी क्या हो जाती है? स्लैंटिंग होती जाती है, राइट। तो सबसे ज्यादा धूप कहाँ पड़ रही है? आपकी इक्वेटोरियल रीजन पे या फिर आपके ट्रॉपिकल बेल्ट्स पे, राइट बच्चों। चलिए, तो बहुत सिंपल सी बात है, अगर हम बात करें कि ये ऐसे रीजन में आपको दो तरीके की चीजें देखने को मिलेंगी, ठीक है। अगर ऐसे रीजन्स में वाटर बॉडीज अवेलेबल है, यानी सूरज वगैरह की गर्मी तो मिल ही रही है, साथ में पानी भी अच्छा खासा अवेलेबल है, सीज वगैरह अवेलेबल है, ओशंस वगैरह अवेलेबल हैं, तो ऐसी जगहों में आप देखोगे कि आपको घने जंगल मिलते हैं, ठीक है। उसका रीजन है, पहली बात तो वाटर बॉडीज हैं, तो वहां से इवापोरेशन कंपैरेटिवली हाई होगा, ठीक है। हाई इवापोरेशन रेट होगा तो कहीं ना कहीं बच्चे आप देखोगे क्लाउड्स फॉर्मेशन होगी, क्लाउड्स फॉर्मेशन होगी तो यहाँ पे बारिश अच्छी खासी होगी, ठीक है। तो ऐसा हीटेड ह्यूमिडिटी वाला और वेट वाला वेदर जो है हमारे रेन फॉरेस्ट के लिए काफी अच्छा होता है। तो ऐसे इलाकों में अगर आप कभी वर्ल्ड के मैप पे उठा के देखेंगे तो आपको रेन फॉरेस्ट देखने को काफी मिलते हैं। जैसे भारत का जो अंडमान निकोबार वाला एरिया है वो भी बच्चे काफी सारे रेन फॉरेस्ट को हार्बर करता है। आप देखें बच्चे, वो इक्वेटर के काफी पास है, राइट, इक्वेटोरियल रीजन में राई कर रहा है, वहां बारिश भी ठीक ठाक होती है, धूप की अवेलेबिलिटी भी अच्छी है, जो कि ग्रोथ के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल है, राइट। तो एक ऐसी जगह जहां पे एक नदी दूसरे किसी वाटर बॉडी में जाके मिलती है उसको हम माउथ ऑफ द रिवर भी कहते हैं, ठीक है। बहुत सारी ऐसी ट्राइब्यूटरीज हैं बच्चे जो आपकी अमेज़न नदी को, अमेज़न रिवर को ज्वाइन करती हैं, तब बनता है आपका अमेज़न बेसिन, ठीक है। तो जब आप किसी चीज के बेसिन की बात करते हैं, ड्रेनेज एरिया की बात करते हैं, तो हम बेसिकली एक ऐसे एरिया की, एक ऐसे क्षेत्र की बात कर रहे हैं जहां से कोई वाटर बॉडी पास कर रही है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं बोलूं कि मान लो एक जगह ए है, एक जगह बी है, उसके बीच से एक नदी जाती है, ठीक है। तो जो ए और बी है बच्चे, उस नदी के ड्रेनेज एरिया या फिर ड्रेनेज बेसिन में आएंगे, राइट। उन एरियाज को उस नदी से पानी मिल रहा है, या आप कह सकते हैं कि वो जो नदी है उन एरियाज को ड्रेन कर रही है, ठीक है। तो सिंपल शुद्ध ज्योग्राफी की भाषा में हम इसको इस तरीके से रेफर करते हैं, राइट। तो कभी भी जब बहुत सारी जो ट्राइब्यूटरीज होती है, ट्राइब्यूटरीज क्या होती हैं बच्चे? छोटी छोटी नदियां होती हैं, ये आपस में आकर के मिलती हैं तो एक बड़ा सा नदी का बेसिन बनाती हैं, जैसे कि अमेज़न नदी के बेसिन में होता है। और इस बेसिन के आसपास रहने वाले लोग जो हैं इस पे काफी ज्यादा डिपेंडेंट है अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए, राइट। फिर अगर हम बात करें बच्चे, जो रिवर बेसिन है, दिस ड्रेन्स द पोर्शन ऑफ ब्राजील। ड्रेन, अभी मैंने समझाया ना आपको, ड्रेनेज का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे दो जगह हैं, एक ए प्लेस है, एक बी प्लेस है, और उनके बीच से एक नदी फ्लो कर रही है सी। तो अगर सी का ड्रेनेज बेसिन पूछूंगा तो ये ए होगा और ये बी होगा, राइट। यानी कहने का मतलब है कि इधर भी ये पानी प्रोवाइड कर रहा है, इधर भी पानी प्रोवाइड कर रहा है, तो इधर से पास कर रहा है, राइट। सो दैट इज द ड्रेनेज बेसिन। तो अगर अमेज़न नदी को देखेंगे तो कहां कहां से ड्रेन करती है, कहां कहां से पास करती है? ब्राजील के कुछ हिस्सों से, पेरू के कुछ एरिया से, बोलिविया के कुछ पार्ट से, इक्वाडोर के पार्ट से, और कोलंबिया के पार्ट से, और वेनेजुएला का एक छोटा सा पार्ट है जहां से आपकी अमेज़न नदी जो है बेटा वो क्या करती है? क्रॉस करती है, पास करती है, राइट। तो ये छोटी सी चीज अपने को याद रखनी है। नाउ अगर हम आगे बढ़े इसमें, सो विल कम टू नो कि जो अमेज़न बेसिन है आपका बच्चे, ये डायरेक्टली स्ट्रेच करता है आपके इक्वेटर पे, एंड यहाँ पे आपको हॉट और वेट क्लाइमेट मिलने वाला है, ठीक है। क्या मिलने वाला है आपको बच्चे? अगर हम क्लाइमेट की बात करें तो क्लाइमेट क्या होने वाला है? हॉट होने वाला है और वेट होने वाला है। मैंने आपसे यही कहा था ना कि अगर वाटर बॉडी प्रेजेंट होगी तो रेनफॉल होगी, और इक्वेटर के पास होने की वजह से यहाँ पे सनलाइट भी जो है वो काफी ज्यादा मिलेगी। तो आप देखो दोनों बातें यहाँ पे सच हो गई, ठीक है। फिर अगर हम देखें कि जो डे का टेम्परेचर है वो बहुत हाई है, ठीक है, उसमें ह्यूमिडिटी भी बहुत हाई होगी, टेम्परेचर भी बहुत हाई होगी, राइट। बट रात की अगर हम बात करें, टेम्परेचर थोड़ा डाउन होगा लेकिन ह्यूमिडिटी फिर भी आपको हाई लगेगी। तो यानी ऐसे एरियाज में आप जाओगे तो आपकी स्किन को बहुत स्टिकी स्टिकी फील होगा, बहुत चिपचिपी स्किन फील होगी, राइट। बस स्टिकी स्टिकी सा स्किन जो है आपका फील होगा बच्चों, ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं यहाँ पे अमेज़न के क्लाइमेट की, तो अमेज़न का कोई क्लाइमेट पूछे तो आप क्या बताओगे? हॉट एंड वेट टाइप ऑफ क्लाइमेट है। दोपहर में बहुत गर्मी होती है, बहुत ह्यूमिडिटी होती है, यानी बहुत पसीना आने वाले आपको, ठीक है, गर्मी भी लगने वाली हो, ठीक है। टैनिंग हो सकती है, तो कभी भी जाना घूमने के लिए तो भैया स्किन टैन वगैरह का सब अपना प्रबंध करके जाइएगा,
फिर अगर हम बात करें बच्चों रात के समय, तो रात के मौसम में टेम्परेचर डाउन हो जाता, ठीक है, लेकिन ह्यूमिडिटी उतनी ही बनी रहती है। ह्यूमिडिटी यहाँ पे काफी ऊपर ऊपर इन दी एयर होती है, ठीक है। फिर अगर मैं आपसे बात करूं बच्चों अमेज़न के क्लाइमेट की, लेट्स टॉक अबाउट द अमेज़ोनियन क्लाइमेट, ठीक है। तो यही हम बात कर रहे थे, दैट इज हॉट एंड वट। आप इसको एक नक्शे पे भी देख सकते हो, मैप पे भी देख सकते हो, ठीक है। अब अगर हम मैप की बात करें तो आप देखिए कि भाई ये हमारा अमेज़न रिवर है, ये हमारा अमेज़न बेसिन है। जो आपको ब्रांचेस दिख रही है ना बच्चे, ये अलग अलग इसकी ट्राइब्यूटरीज है, छोटी छोटी नदियां हैं, ठीक है। देखिए होता क्या है बच्चे, कभी भी जो बड़ी नदी होती है ना वो एक साथ ट्रैवल नहीं कर पाती, उसके लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो वो क्या करेगी, अपने आप हमेशा अपने आप को ऐसे ऐसे ट्राइब्यूटरीज में डिवाइड कर लेगी, ऐसे ऐसे ब्रांचेस में डिवाइड कर लेगी, राइट। तो ये जो छोटी रिवर्स होती हैं इनको हम क्या कहते हैं बेटा, इनको हम कहते हैं ट्राइब्यूटरीज, ठीक है। छोटी रिवर्स का मतलब ये नहीं बहुत छोटी होंगी, ठीक ठाक वॉल्यूम होता है पानी का इसमें भी। और फाइनली जितनी भी ट्राइब्यूटरीज हैं ये जा करके एक जगह पे मीट करती हैं, जिससे मेजर रिवर आपको मिल जाती है, राइट बच्चों। तो ये मेजर एरिया है अमेज़न बेसिन का साउथ अमेरिका के अंदर, राइट। चले आगे अगर हम बात करें बच्चों रेन फॉरेस्ट की, ठीक है। तो जो हमारे रेन फॉरेस्ट है या फिर अमेज़न के जो जंगल है वो काफी घने जंगल है। मैंने आपको बताया था ना कि थिक रेन फॉरेस्ट मिलेंगे, ठीक है, काफी घने जंगल हैं। इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो सनलाइट जो है इनके यहाँ पे नीचे तक नहीं पहुंच पाती। रेन फॉरेस्ट का ना एक खासियत होती है, रेन फॉरेस्ट में जो पेड़ होते हैं बच्चे अलग अलग वैरायटी के होते हैं, ठीक है। कुछ इंतु से पेड़ होते हैं छोटे, देखो इसको ऐसे समझते हैं, हमारे स्कूल में बहुत सारे बच्चे होते हैं, कुछ प्ले ग्रुप वाले होते हैं, प्ले ग्रुप वाले जो होते हैं एकदम छोटे छोटे होते हैं, नर्सरी वाले उनसे थोड़े बड़े होते हैं, केजी वाले थोड़े और बड़े होते हैं, अपर केजी वाले थोड़े और बड़े होते हैं, फर्स्ट सेकंड क्लास वाले थोड़े और बड़े होते हैं, फोर्थ फिफ्थ वाले थोड़े और बड़े होते हैं, सिक्स सेवन्थ वाले थोड़े से और बड़े हो जाते हैं, ठीक है। और 10th 11th 12th वाले भैया बहुत बड़े हो जाते हैं। तो जो सबसे टॉप पे होते हैं वो कौन होते हैं, आपके 11th 12th वाले भैया दीदी, होता है कि नहीं होता है ना। सारे सारे मजेदार, सारे मजे के स्कूल के मजे तो वही ले रहे होते हैं, सारी एक्टिविटी इधर उधर, ये आपके स्क्वाड लीडर्स बनना, प्रीफेक्ट्स बनना, स्कूल लीडर बनना, स्कूल कैप्टन बनना, ये सब कौन बनता है, आपके भाई भैया दीदी बनते हैं ना 11th 12th वाले, सिंपल है। तो ऐसे हमारे यहाँ के पेड़ है, रेन फॉरेस्ट में क्या है, छोटे छोटे पेड़ भी होंगे, कुछ उनसे बड़े होंगे, लेकिन जो सबसे बड़े पेड़ है जो 60 मीटर और उससे ऊपर हाइट के हैं बच्चे, सारी की सारी सनलाइट ना वो लोग ढक लेते हैं। तो इतने ऊपर ऐसे कवरिंग से बना देते हैं ना जब वो लोग, तो होता क्या है बच्चे, जो नीचे तक फ्लोर है, जो फॉरेस्ट का जंगल का फ्लोर है, वहां तक सनलाइट नहीं पहुंच पाती, राइट। बहुत नाइंसाफी है ना। तो अगर हम बात करें जो आपके ऑर्चिड्स हैं, ब्रोमेलियाड्स हैं, ये कहीं ना कहीं बच्चे ग्रो करते हैं यहाँ पे, ठीक है। आपके रेन फॉरेस्ट की अगर हम बात करें तो बच्चे यहाँ पे वाइल्ड लाइफ बहुत रिच होती है, आपको अलग अलग तरीके के जानवर यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बर्ड्स की अगर हम बात करें तो टूकन्स हो गई, हमिंग बर्ड्स हो गया, बर्ड ऑफ पैराडाइज हो गया, ओवर साइज बिल्स हो गई। तो इस तरीके की बर्ड्स आपको बहुत मिल जाते हैं। और मंकीज, यार मंकीज का ऐसा नहीं है तो हर जगह प्रेजेंट है भाई, बंदर एक ऐसा एनिमल है हमारा जो हर जगह प्रेजेंट है, हर जगह, ऐसे कोई फॉरेस्ट नहीं जहां हमारे मंकी नहीं होगा। तो मंकी आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। स्लॉथ होते हैं, स्लॉथ का भी देखना कैसे होता है, अलग से ही होते हैं, उनके ऐसे नेल्स होते हैं, एकदम पेड़ पे चढ़ रहे होते हैं, ठीक है। आपने नेशनल ज्योग्राफिक वगैरह में कई बार देखा होगा, तो दे आर स्लॉथ्स, राइट। तो यहाँ पे स्लॉथ्स होते हैं। और एंट ईटिंग टापिर्स होते हैं, ठीक है, जो एंट्स खाते हैं, चींटियां वगैरह खाते हैं, तो दे आर द एंट ईटर्स, इसको आप एंट ईटर्स कहते हैं। तो एंट ईटिंग टापिर्स होते हैं यहाँ पे, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे बच्चे रेप्टाइल्स मिल जाएंगे, सांप मिल जाएंगे बहुत तरीके के। तो यहाँ पे कभी आप जा रहे हो ना इन जंगलों के अंदर तो बच्चे बच के जाना भाई, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारे सांप वाप मिल सकते हैं, यानी सांप मिलेगा तो आपके पीछे ऐसा डसेगा कि फिर मतलब भाग नहीं पाओगे, समझ रहे हो। चलो क्रोकोडाइल्स मिलते हैं, स्नेक्स मिलते हैं, पाइथन्स यानी अजगर टाइप के जो नहीं होते हैं, बड़े बड़े कोबरा, ब्लैक माम्बा, इस टाइप के सांप यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। एनाकोंडा एंड बोआ, ठीक है। तो ये कुछ मेजर स्पीशीज हैं बच्चे जो आपके सांप की मिलती है। एनाकोंडा बहुत खतरनाक होता है भाई, एक बार खींच लेता है ना तो उसके बाद जो है एनाकोंडा आप छोड़ता नहीं है। मेरे को मिला था एक बार, रास्ते में जा रहा था, मैं कहता आओ चले, मैं कहा नहीं मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ भाई, सॉरी, ठीक है। मतलब मेरे को उसने बहुत फोर्स किया, कहता आओ चलते हैं भाई ब्रो, आज चिल करेंगे। मैंने कहा नहीं मेरे को बिल्कुल चिल नहीं करना तुम्हारे साथ, सॉरी भाई, तुम अकेले चिल करो, ऐसा चिल चिल करने के चक्कर में तुम मेरे को चिल कर जाओगे, ठीक है। तो ऐसा मेरे को चिल विल नहीं करना है तुम्हारे साथ। मैंने कहा ब्रो सॉरी आई कैन नॉट कम विद यू, ओके। चलो तो इस तरीके की चीजें भाई बड़ी कॉमन है। अगर हम बात करें अपार्ट फ्रॉम दिस, बहुत सारे बच्चे आपको लेवल के इंसेक्ट्स मिल जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। बहुत सारी आपको फिश मिल जाएंगी, इनफैक्ट पिराना भी यहाँ पे मिलती है बेटा। अमेज़न के बेसिन में नदी में बच के जाना, यहाँ पे पिराना होती। पिराना आपने कभी, पिराना एक मूवी आई थी पिराना 3D। पिराना पता है फ्लैश ईटिंग फिश है, मतलब अगर गलती से आप पिराना के चंगुल में आ गए ना बेटा, आपको छोड़ेगी नहीं। तो ऐसा नहीं कि पिराना एग्जिस्ट नहीं करती, पिराना रियली एग्जिस्ट करती है, मैंने पिराना रियलिटी में भी देखी है। एंड बच्चे मैं सीरियसली बता रहा हूँ, पिराना देख के आपको खुशी नहीं होगी, वो इतनी डेंजरस लगती हैं। वेयर आई सॉ, आई टेल यू वेयर आई सॉ, इन जम्मू देयर इज एन एक्वेरियम, मतलब इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्वेरियम है, ठीक है, फिश एक्वेरियम है, वहां पे पिरानाज हैं,
ठीक है, तो वहां पे मैंने पिरानास फॉर द फर्स्ट टाइम देखी भाई, इतनी डेडली लगती है ना, तुम्हें देख के हालत खराब हो जाएगी पिराना को। मतलब ऑनेस्टली अब जो पिराना ओपन वाटर में होती होगी तो क्या ही खतरनाक होती होगी। फ्लैश ईटिंग फिश है भाई, मांस खाती है पिराना, उसको और कुछ नहीं चाहिए, इट वांट्स फिश। ठीक है, इसको फ्लैश चाहिए, तो फ्लैश ईटिंग पिराना फिशेस भी आपको मिलती हैं। तो अगली बार कभी अगर अमेजोन बेसिन में जाओ या अमेजोन नदी में जाओ तो बहुत बच के जाना, बिकॉज जितना खूबसूरत है उतना ही डेंजरस है, राइट। फिर अगर हम यहाँ पे बात करें बच्चे कि लोग यहाँ पे क्या रहते हैं, क्या उगाते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, यार बड़ा दिक्कत है इस बात की, पता ही नहीं चल रहा है हमको, है ना। चलो कोई बात नहीं, रेणुका जी के डाउट को क्लियर करते हैं और आपके डाउट्स को भी क्लियर करते हैं। देखिए लोग जो है यहाँ पे बहुत छोटे छोटे एरियाज में खेती बाड़ी करते हैं, ठीक है, यानी यहाँ पे आप देखोगे तो शिफ्टिंग कल्टिवेशन काफी कॉमन है। ये लोग क्या करेंगे कि थोड़े से एरिया को यहाँ पे काट के जला करके उस एरिया को क्लियर कर लेंगे, फिर वहां पे एग्रीकल्चर करेंगे। इसके अलावा जो है बच्चे, जो हमारे मेन है, जो आदमी लोग हैं, हंटिंग करते हैं, फिशिंग करते हैं अलॉन्ग द रिवर्स। विमेन जो है बच्चे ये क्रॉप्स की देखभाल ही करती हैं, यानी क्या कह सकते हैं अनाज की देखभाल करती हैं। ठीक है, मेनली क्या ग्रो किया जाता है, टपियोका हो गया, पाइनएप्पल हो गया, शकरकंद जिसको आप स्वीट पोटैटो कहते हैं, तो ये मेजर क्रॉप्स है जो ये लोग ग्रो करते हैं, राइट बच्चों। तो व्हाट डू दे प्रैक्टिस, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर कह लीजिए या फिर शिफ्टिंग एग्रीकल्चर कह लीजिए। इसमें क्या होता है कि फार्मर क्या करेगा, एक छोटे से लैंड एरिया को काटेगा, पहले तो पेड़ काटेगा, फिर उनको जलाएगा, फिर उससे जो राख बनती है ना, ऐश होती है जो बेटा, तो इस ऐश को मिट्टी के साथ मिक्स कर लेगा मस्त एकदम, फिर बारिश होगी, फिर बारिश से क्या होगा, मिट्टी मॉइस्ट हो जाएगी, फिर उसमें खेती बाड़ी करेगा। 1-2 साल तक फार्मर ऐसा करेगा, फिर किसी नई एरिया को ढूंढेगा, वहां पे सेम प्रोसेस को रिपीट करेगा। तो ऐसा टाइप का एग्रीकल्चर कहलाता है आपका स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर या फिर शिफ्टिंग कल्टिवेशन, राइट। तो जो मेजर फूड है यहाँ पे जो खाया जाता है, जैसे हम लोग क्या खाते हैं, हम लोग यहाँ पे क्या खाते हैं, दाल चावल खाते हैं ना, तो वैसे ही वहां पे जो क्रॉप जो मेजरली लोग खाते हैं, स्टेपल डाइट है, वो है मेनियोक, जिसको आप कसावा भी बोलते हैं। ठीक है, ये कैसे, ग्राउंड के जैसे आलू होता है ना, बिल्कुल वैसे ही होता है बच्चे। ठीक है, तो आलू जैसा नहीं होता, जैसा आलू खाते हो तो उसी टाइप का एक क्रॉप है, इसको आप मेनियाक कहते हैं, कई बार कसावा भी कहते हैं। तो जमीन के अंदर ये उगता है, तो ये लोग उसको खाते हैं। इसके अलावा बच्चे क्वीन एंट्स और एग सैक्स को भी खाते हैं, तो थोड़ा सा आपको गंदा फील हो सकता है सुनने में। तो जो क्वीन एंट्स होती है ना, चीटियां होती हैं जो, और जो एग सैक्स होते हैं बच्चे, उसको भी ये लोग खाते हैं। तो एग का तक चक तो चलो ठीक है, ठीक है, तो एग अंडे वगैरह अजीब तरीके के होते हैं वो खाते हैं, और साथ ही चीटियां भी खाते हैं भाई। तो खतरनाक ही लोग हैं एकदम। ठीक है, हालांकि इनका जिंदगी उसी से चल रहा है, इनको मजा आ रहा है चीटी खाने में, वाह क्या बात है, टेस्टी। ठीक है, अब देखिए बहुत सिंपल है, बहुत सारे ऐसे कैश क्रॉप्स हैं, जैसे कॉफी हो गया, भुट्टा मेज हो गया, कोको हो गया, जिससे चॉकलेट बनती है। ठीक है, तो ये भी बच्चे यहाँ पे ग्रो किया जाता है। तो अमेजन इज नोन फॉर इट्स कोको प्रोडक्शन। तो बच्चे जो रेन फॉरेस्ट है ना आपके, दे प्रोवाइड वुड फॉर द हाउसेस, तो यहाँ पे आपको घरों के लिए लकड़ियां मिल जाती हैं। कुछ फैमिलीज जो हैं ऐसे झोपड़पट्टी टाइप के घर में रहते हैं, यानी कहने का मतलब ऐसे थैच रूफ्स होते हैं, इस टाइप के घर में रहते हैं। ठीक है, बिल्कुल बी हाइव, जैसे आप कह सकते हो ना कि जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, कुछ इस तरीके का, तो इस तरीके की इनकी छतों की जो रूफ्स होती हैं वो बनी होती हैं। ठीक है, और कुछ अगर हम बात करें, कुछ बड़े अपार्टमेंट लाइक हाउसेस में रहते हैं, जिसको मलोका कहते हैं। ठीक है, मलोका की जो आपकी रूफ्स होती हैं वो थोड़ी सी स्लैंटिंग होती है, यानी कुछ लोग जो है बहुत छोटी छोटी झोपड़ियों में रहते हैं, जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है वैसे जैसे घर होते हैं, और कुछ लोग थोड़ा अपार्टमेंट टाइप हाउसेस में रहते हैं, यानी बड़े हाउसेस में रहते हैं, उसको मलोका कहते हैं। तो मलोका में क्या होता है, जो छतें होती हैं वो काफी ज्यादा स्लैंटिंग होती है। स्लैंटिंग क्यों होती है, बिकॉज मैंने बताया बच्चों के यहाँ पे पानी बहुत बरसता है। ठीक है, तो पानी बरसता है, अगर छतें स्लैंटिंग नहीं होंगी तो पानी क्या होगा, जमा हो जाएगा। तो स्लैंटिंग होने से क्या होता है, पानी जो है बिल्कुल निकल जाता है, जमा होने के चांसेस नहीं बचते वहां पे। ठीक है, फिर अगर मैं आपसे बात करूं कि पुराने जमाने में, ठीक है, पीपल ऑफ द रेन फॉरेस्ट, पुराने जमाने में इन द ओल्डन डेज जो हार्ट ऑफ द फॉरेस्ट था, उसको आप सिर्फ पहुंच सकते थे बाय नेविगेटिंग थ्रू द रिवर ओनली, राइट। यानी कहने का मतलब है कि अगर जंगल के बीच में आपको जाना हो तो सिर्फ नदी के थ्रू ही आप जा सकते थे। लेकिन 1970 से जो ट्रांस अमेजन हाईवे बनाया गया है, इसने बहुत सारे एरियाज को एक्सेसिबल बना दिया अभी, राइट। 1970 में इस पूरे अमेजन फॉरेस्ट के को बीच से कट करता हुआ एक हाईवे बनाया गया। अब इस हाईवे के बीच से जो है आप आराम से जा सकते हैं इस रेन फॉरेस्ट के बहुत सारे एरियाज में। बिफोर दिस हाईवे अगर आपको मेन जंगल तक जाना है, सेंटर ऑफ द जंगल तक जाना है, तो आपको बहुत सिंपल सी बात है, नदी के थ्रू ही जाना पड़ेगा, और नदी काफी डेंजरस है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी जो हाईवे बनना है, तो उसके चलते क्या हुआ बच्चे, बहुत सारे पार्ट्स जो है अभी एक्सेसिबल हो गए। इनफैक्ट अगर हम बात करें, अब तो एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स को भी कई जगह पहुंचने के लिए यूटिलाइज किया जाता है, लेकिन पहले ये चीजें पॉसिबल नहीं थी। फिर अगर हम बात करें जो यहाँ की लोकल पॉपुलेशन है, इंडिजिनस पॉपुलेशन है बेटा आपकी, उसने कई सारे नए एरियाज में सेटल करना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, अलग अलग टाइप ऑफ फार्मिंग एक्टिविटीज करना स्टार्ट कर दिया है। फिर आप कह सकते हैं बहुत सारी डेवलपमेंट एक्टिविटीज हुई हैं दैट हैव लेड टू ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन ऑफ द फॉरेस्ट। तो आप ये भी कह सकते हैं कि जो हमारे अमेजन रेन फॉरेस्ट है,
वो कहीं ना कहीं ह्यूमन एक्टिविटी से डिस्टर्ब हुए। देखो बहुत सिंपल है, जब हाईवे बना लोग पहुंचने लगे, खासकर ऐसे लालची लोग जो इतने बड़े रिच फॉरेस्ट रिसोर्स को एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं, तो उनके लिए तो एक तरीके से ओपन ग्राउंड हो गया ना, मतलब उनके लिए एक बहुत खुला मैदान हो गया कि आओ भाई एक्सप्लॉइट करो, सिंपल सी बात है कि नहीं। चले, तो उनके लिए एकदम खुला मैदान हो गया है। तो ऐसे लोग जो थे बच्चे कहीं ना कहीं काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं हमारे रेन फॉरेस्ट की बायोलॉजी को, इकोलॉजी को डिस्टर्ब करने के लिए, राइट। आप देख सकते हो कि बच्चे बहुत सारा ऐसा एरिया है इन रेन फॉरेस्ट का जो हर साल कम होता जा रहा है, डिफॉरेस्ट होता जा रहा है, और ये कहीं ना कहीं बच्चे अच्छा नहीं है, क्योंकि ये जो रेन फॉरेस्ट होते हैं बच्चे, ये मच नीडेड हमको एनवायरनमेंट का जो बैलेंस मेंटेन करना होता है ना, उसमें काफी मदद करते हैं, उसमें काफी हेल्प करते हैं, इकोलॉजी मेंटेन में काफी हेल्प करते हैं, है कि नहीं। तो इन रेन फॉरेस्ट को अगर आप काट दोगे, इन जंगलों को ही अगर आप काट दोगे, तो बच्चे सिंपल सी बात है, हम लोग जाएंगे कहाँ, यहाँ के हैबिटेट कहाँ जाएगा, यहाँ के एनिमल्स कहाँ जाएंगे, यहाँ के प्लांट्स कहाँ जाएंगे, यहाँ के ट्राइबल एरियाज कहाँ जाएंगे। तो ये सारी की सारी चीजें अपने आप में काफी डिफिकल्ट है, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ बच्चों आज के टॉपिक को यहीं करते हैं समाप्त। आपसे मुलाकात होगी अगले इस टॉपिक में, यानी गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन वाले टॉपिक में। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम लोग सवाल नहीं करेंगे, तो हम लोग सवाल भी करेंगे और कमाल भी करेंगे, और थैंक यू बोलने से एक बार पहले बवाल भी करेंगे, ठीक है। चलिए, कहने का मतलब बहुत सिंपल है कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे क्या कहता है? क्वेश्चन ऑफ द डे कहता है एक्सप्लेन द लिविंग and food habits explain the living and food habits of कौन, of the people living in Amazon basin, in Amazon basin, ठीक है। तो ये है हमारा सिंपल सा बच्चों टॉपिक, दैट इज द ह्यूमन इंटरैक्शंस, है ना, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल, राइट बच्चों। चलिए, तो आज ट्रॉपिकल रीजन्स के बारे में तो हमने डिस्कस कर लिया, द पीपल लिविंग इन द अमेज़न बेसिन। अब हमारा नेक्स्ट लेक्चर बचा है जिसको हम कवर करेंगे, उसमें कौन सी पार्ट बचे, द गंगा ब्रह्मपुत्र पार्ट ऑफ द सब ट्रॉपिकल एरियाज, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ आज के प्यारे से छोटे से क्यूट से सेक्शन को समाप्त करते हैं। मेरी मुलाकात होगी आपसे एक और धमाकेदार प्यारे वाले बम्बार्डिंग वाले जबरदस्त वाले सेशन में। तो बाबू मोशाएं तैयार हो जाए, क्योंकि आपके पास आ रही है गरम गरम चाय जो आप खुद से बनाए और खुद ही पी जाए, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ मिलता हूं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चिल रहिए, जोड़े रहिए पीडब्ल्यू के साथ। बाय बाय बच्चों, टेक केयर।